बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। अभी हम चांसता जो है उसका जो रिमेनिंग थोड़ा सा हमारा एक पैराग्राफ रह गया था जिसमें हमने ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन जो है वो डिस्कस करनी है और वो डिस्कस करने के बाद फिर हम जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले देखें ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। ये चांस लॉ की ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है। इसमें हमने क्या करना है, हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ग्राफ जो हम ड्रॉ करेंगे वो होगा बिटवीन टू पैरामीटर्स, और जो पैरामीटर्स हमने ड्रॉ करने हैं वो एक्चुअली कौन से वाले होंगे, वो है एक हमारा टेम्परेचर है और टेम्परेचर हमने लेना है एक्स एक्सिस पे, और दूसरा हमने लेना है वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमने कहाँ पे ड्रॉ करना है, वाई एक्सिस पे। अब नेक्स्ट इसमें पैराग्राफ ये ना ग्राफ ड्रॉ हुआ है। अब ये देखिए हमारा ये वाला जो एक्सिस है ये हमारा है टेम्परेचर एक्सिस, और ये जो बीच में लाइन लगी हुई है ये वाली ये है वाई एक्सिस, और ये है हमारा वॉल्यूम एक्सिस। ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर जो हमने जिस स्केल में हमने मेजर करना है दैट इज़ डिग्री सेल्सियस, और जो वॉल्यूम हम यहाँ मेजर करेंगे वो है सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, अब ये देखें हमारे पास यहाँ बताया जा रहा है कि वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ में आपको ये स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है, ये स्ट्रेट लाइन चल रही है। ठीक है। स्ट्रेट लाइन आपने सॉलिड ड्रॉ करनी है किस टेम्परेचर तक, -200 तक। ठीक है। इसकी भी रीज़न मैं अभी डिस्कस करूँगी ऐसा हम क्यों करेंगे। उसके बाद देखिए हमने देखा कि ये जो है स्ट्रेट लाइन तो हम ले लेंगे विच कट्स द टेम्परेचर एक्सिस एट -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है ये हमारे इस टेम्परेचर एक्सिस को कट कर रही है या इसको हिट कर रही है। कौन से टेम्परेचर के पे, ये मैंने हाईलाइट किया नीचे, -273.16 पे जाके जो है वो इसको हिट कर रही है। ठीक है। अब ये आपने जो है ना सारी एक्सप्लेनेशन जो यहाँ लिखी हुई है इस पैराग्राफ के अंदर ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम टेम्परेचर ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना तो ये जो सॉलिड लाइन आ रही है ये सॉलिड लाइन -200 तक तो सॉलिड है, उसके आगे से ये सॉलिड नहीं है। देखो हमने उस दिन डिस्कस किया था कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का आपस में कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट है। अगर हम टेम्परेचर जो है उसको इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, टेम्परेचर हम कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा। यहाँ पे हम टेम्परेचर कम करेंगे। देखें ये हमारे पास स्टार्टिंग में गैस है। ठीक है। और जैसे हमने लास्ट में टेबल किया था उसका टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और वॉल्यूम कितना था 546 जो है इसका वॉल्यूम है। अब हमने क्या करना है, टेम्परेचर को कम करते जाना है। यहाँ पे जो ग्राफ बना हुआ है वो देखें, यहाँ पे अगर हम लेफ़्ट साइड को मूव करें तो टेम्परेचर होगा -100, -200, -300, और इसका जो स्केल है वो क्या है, वो सेल्सियस है। अब ये जो आपके पास है लेफ़्ट साइड को जब हम जा रहे हैं सेंटर से, ज़ीरो से लेफ़्ट साइड की तो टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है। अगर हम ज़ीरो से ही राइट साइड की तरफ मूव करें तो ये +100 है, +200 है, इससे आगे जाएंगे तो +300 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। हमने यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो हमारा वॉल्यूम गैस का कितना था, 546। हमने जब टेम्परेचर कम करना शुरू किया तो वॉल्यूम जो है वो कम होना शुरू हुआ, और होते होते ये देखें -100 पे वॉल्यूम हो गया 346, -200 पे वॉल्यूम हो गया 146। इसके साथ ऐसे कोइंसाइड कर रहा है। ये जो सॉलिड लाइन हमने बनाई है ये हमने बनाई है -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसके आगे हमने इसको ग्राफ का जो स्ट्रेट लाइन लगाई है वो डॉटेड लाइन से लगाई। उसकी वजह क्या है, ध्यान से सुने। उसकी वजह ये है कि जब हम गैस को टेम्परेचर कम कर रहे थे तो जो 546 से इसका वॉल्यूम कम होना शुरू हुआ, टेम्परेचर और कम किया और वॉल्यूम कम हुआ, -200 पे आए तो हमारे पास गैस का वॉल्यूम बहुत कम हो गया, और इतना कम हो गया कि वो रिड्यूस होकर कितना हो गया, 146। अब इससे जब हमने टेम्परेचर -200 से भी टेम्परेचर कम किया तो जो गैस है मॉलिक्यूल्स इतने क्लोज आ गए और उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी कम हो गई कि गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। -200 से टेम्परेचर कम करेंगे तो जो गैस है वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी इनटू लिक्विड, जिसकी वजह से अब जब लिक्विड में वो कन्वर्ट हो गई है तो चांस लॉ आपको पता है गैसेस पर अप्लाई होता है, लिक्विड्स पर अप्लाई नहीं होता। तो हमने क्या किया, हमने एक्स्ट्रापोलेट करके, एक्स्ट्रापोलेट कैसे करेंगे, स्केल रखेंगे इस लाइन के साथ साथ और थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो जहाँ जहाँ ये लाइन जा रही होगी हमने डॉटेड लाइन से वहाँ बना लिया। डॉटेड लाइन से बना के हमें जो टेम्परेचर मिलता है वो -273, यानी कि ये वो टेम्परेचर है कि अगर हम गैस जो है वो -200 से कम टेम्परेचर करने पे लिक्विड में कन्वर्ट ना होती, वो अगर गैस में ही रहती तो -273 पर आके उसने उसका वॉल्यूम कितना हो जाना था, 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अगेंस्ट है। किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम 0 नहीं हो सकता, किसी भी मैटर का वॉल्यूम जो है वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ग्राफ क्लियर हो गया।
फिर आगे आ जाए, हमने इसी में ग्राफ के लास्ट में बताया हुआ है कि अगर हम गैस जो है उसका मैस अगर हम बढ़ा देंगे तो हमारे पास ग्रेटर स्लोप लाइन जो है वो बढ़ा मिलेगी, क्योंकि हमने इसकी क्वांटिटी बढ़ा दी है। नंबर ऑफ़ मोल्स बढ़ाएंगे, जब नंबर ऑफ़ मोल्स बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा और उससे क्या होगा कि ग्राफ की जो लाइन है वो ऊपर चली जाएगी। ऑल दी स्ट्रेट लाइन्स वैन एक्स्ट्रापोलेटेड मीट, अच्छा आप जो मर्ज़ी वॉल्यूम ले लें, जो मर्ज़ी मैस ले लें, जो मर्ज़ी नंबर ऑफ़ मोल्स ले लें, जब भी उनकी ऐसी स्ट्रेट लाइन आएगी तो उसको हमें एक्स्ट्रापोलेट ही करना पड़ेगा, यानी एक सर्टेन टेम्परेचर पे के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसलिए हमें उसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे। जब हमने एक्स्ट्रापोलेट करके देखा तो हमें पता चला कि वो एक टेम्परेचर आता है वो है -273.16। इस टेम्परेचर पे जाके जो है वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो हो जाना चाहिए या हो जाता अगर हमारी जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट ना होती। It is apparent that this temperature will be attained when the volume becomes ज़ीरो। ये टेम्परेचर उसी वक्त आता है जब वॉल्यूम क्या हो जाता है, ज़ीरो। लेकिन रियल गैस के लिए ज़ीरो वॉल्यूम इम्पॉसिबल है और इसी वजह से हम क्या कहते हैं, दिस टेम्परेचर कैन नॉट बी अटेंड फॉर द रियल गैस। अपनी बुक पे भी आपने ये वाली जो लाइन है ये अंडरलाइन कर लेनी है कि ये जो टेम्परेचर है ये अटेनेबल नहीं है। ठीक हो गया। दिस इज़ हाउ वी रिकग्नाइज दैट -273.16 मस्ट रिप्रेजेंट द कोल्डेस्ट टेम्परेचर। ये कोल्डेस्ट टेम्परेचर जिस पे जो है वॉल्यूम क्या हो जाना चाहिए, ज़ीरो हो जाना चाहिए। फिर आ जाए नेक्स्ट वेरी शॉर्ट टॉपिक, स्केल्स ऑफ थर्मामीट्री। यहाँ से आपने जो है ना ये जो लास्ट में 3 दिए हुए ना ये फार्मूलाज, ये आपने फार्मूलाज अच्छे तरीके से करने हैं। सबसे पहले देखें सेंटीग्रेड स्केल। सेंटीग्रेड स्केल जो है उसके ऊपर वाटर का जो है हम अगर देखें तो इसमें 0 मार्क से स्टार्ट होगा। 0 रिप्रेजेंट करता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस या हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस। ठीक है, और मैक्सिमम हम इसको लेके जाते हैं 100 इंडिकेट करता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और इनके दरमियान में जो टोटल डिवीजन्स हमने लगानी होती हैं वो भी हम 100 ही लगा देते हैं। जब 0 से टेम्परेचर 1 तक जाता है तो हम कहते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया। 1 से 2 तक जाएगा तो हम कहते हैं मज़ीद 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया। तो हमने कितनी टोटल डिवीजन्स बनानी है, 100। फ़ारेनहाइट स्केल में जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है वो कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इन दोनों के दरमियान में जो हमने इक्वल डिवीजन्स बनानी है वो कितनी बनानी है, 180। फिर आता है एब्सोलूट और केल्विन स्केल। इस स्केल में जो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है वो है 273 और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो है 373। दोनों में डिफरेंस कितना आता है, 100 का। तो जो हम वो बनाएंगे थर्मामीटर बनाएंगे उसमें भी 100 इक्वल डिवीजन्स आ जाएंगी। और उसमें इसमें जो आप फ़ारेनहाइट में अगर आप देखें ना तो देखें 212 और ये 32 है, इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो वो 180 आता है। इसलिए हमने क्या किया, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जब हमने थर्मामीटर बनाना है तो हमें टोटल कितनी डिवीजन्स बनानी पड़ेंगी, 180। क्यों 180 बनानी पड़ेंगी, क्योंकि ये डिफरेंस आता है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट है 212 और मेल्टिंग पॉइंट है 32। जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तब हमारे पास जाके जो है वो 180 का डिफरेंस आता है। और इसीलिए हम अब जब थर्मामीटर फ़ारेनहाइट स्केल पे बनाएंगे तो हमें कितनी डिवीजन्स बनानी पड़ेंगी, 180। सेंटीग्रेड में 100 डिवीजन्स हैं, केल्विन में 100 डिवीजन है, लेकिन फ़ारेनहाइट में 180 डिवीजन्स हैं। ठीक है, इस बार ये टेम्परेचर स्केल्स कुछ कन्वर्जन्स के लिए कुछ फार्मूलाज दिए हैं। केल्विन में आपने कन्वर्ट करना है और डिग्री सेंटीग्रेड में आपको टेम्परेचर दिया हुआ है तो आप जो भी टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ होगा आपने वो वाली वैल्यू लगानी है। 273.16 उसमें प्लस करेंगे तो टेम्परेचर केल्विन में आ जाएगा। डिग्री सेल्सियस में भी इसी तरह से फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो फार्मूला होगा 5/9 5/9 के बाद ब्रैकेट है F-32। ठीक है, फिर डिग्री फ़ारेनहाइट है 9/5 है और इनटू डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा प्लस 32 आ जाएगा। उसके बाद आती है जनरल गैस इक्वेशन। बस ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है, आपने उस तरह से ही इसको प्रिपेयर करना है। सबसे पहले देखें, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ वॉल्यूम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस। लेकिन कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर को हमने क्या कर देना है, कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ को अगर हम देखें तो वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, लेकिन हमने उसके केस में क्या कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ये भी पढ़ा नहीं है आपने, लेकिन ये एवोगैड्रोस लॉ है। ठीक है, तो वो अभी डिस्कस करने से पहले ही आपकी बुक में जो है वो जनरल गैस इक्वेशन आ गई है। इसमें हमने किसको कांस्टेंट करना होता है, प्रेशर को और टेम्परेचर को। अच्छा, ये एवोगैड्रोस लॉ बहुत सिंपल सा है। देखें, आप नंबर ऑफ मोल्स जितने बढ़ाते जाएंगे यानी क्वांटिटी ऑफ गैस बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन आपने दो चीज़ें कांस्टेंट कर देनी है, टेम्परेचर और प्रेशर, ताकि इनकी वजह से जो है वॉल्यूम के अंदर चेंज ना आए।
अब इन तीनों जो हमारे पास रिलेशनशिप दिए हुए हैं, इन तीनों के अंदर अगर आप देखें तो जो कॉमन फैक्टर है लेफ़्ट साइड पे वो कौन सा आ रहा है, वॉल्यूम। इधर भी वॉल्यूम आ रहा है और इधर भी क्या आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है। अब इन तीनों को आपने कंबाइन करना है। कंबाइन करेंगे तो आपको पता है कि जो पहला रिलेशनशिप है पी डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे भी पी क्या आ गया, डिनोमिनेटर में। टी यहाँ पे न्यूमरेटर है, ऊपर है, यानी कि ये भी न्यूमरेटर में आ गया। एन भी ऊपर न्यूमरेटर है, तो ये भी न्यूमरेटर के तौर पर आ गया। अब वी इज़ प्रोपोर्शनल का साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, एन टी ओवर पी आ गया। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन यहाँ से हटाएंगे और इसकी जगह पे क्या आएगा, इक्वालिटी। और इक्वालिटी जब आती है तो साथ में लाजमी एक कांस्टेंट आता है। जो कांस्टेंट गर्ल्स हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाना है वो है कैपिटल आर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस कैपिटल आर को हम क्या बोलते हैं, जनरल गैस कांस्टेंट और आइडियल गैस कांस्टेंट। दूसरा इसका क्या नाम है, आइडियल गैस कांस्टेंट। बुक पर लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं लिखा हुआ तो ख़ुद लिख लें। आर को हम क्या बोलते हैं, आइडियल गैस कांस्टेंट और जनरल गैस कांस्टेंट का भी नाम देते हैं। किसको हम नाम देने जा रहे हैं, ये आर को नाम देने जा रहे हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास जो है, जो रिलेशनशिप हमारे पास आ रहा है वो क्या आता है, वी इज़ इक्वल टू आर एन टी ओवर पी। रीअरेंज करें तो हम पी को ज़रा जो डिनोमिनेटर में है उसको भी अगर हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो इक्वेशन बनती है पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसको हाईलाइट करें। और ये जो हमारे पास इक्वेशन आती है, ये लास्ट वाली, ये हमारी इक्वेशन है गर्ल्स, आइडियल गैस इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम क्या नाम देंगे, आइडियल गैस इक्वेशन का नाम देंगे। फिर हमारे पास इसी का दूसरा नाम क्या आता है, जनरल गैस इक्वेशन। क्या नाम देंगे, सेकंड इसको जनरल गैस इक्वेशन का। अब यहाँ पे गर्ल्स हमने क्या किया है कि वही जनरल गैस इक्वेशन ले लेनी है, पी वी इक्वल टू एन आर टी, और उससे हमने बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ और जो है ना एवोगैड्रोस लॉ के लिए इक्वेशन रिड्यूस करके लिखनी है। वो कैसे लिखेंगे, देखें, जब टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स, हम बॉयज़ लॉ के लिए मैं बताने जा रही हूँ, जब हमने टेम्परेचर को और नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर दिया है, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को जब हमने कांस्टेंट किया तो फिर हमारे पास क्या बच जाता है, सिर्फ प्रेशर। तो टेम्परेचर यानी कि एन और टी अगर कांस्टेंट है तो आपको पता है बीच में जो आर है ये पहले से ही कांस्टेंट है। तो ये तीनों के तीनों पैरामीटर्स अगर कांस्टेंट हो जाएं तो पी वी इज़ इक्वल टू के बन जाएगा, यानी कांस्टेंट। तो ये बॉयज़ लॉ की इक्वेशन आ गई। अब हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज किया, वी को वहीं रहने दिया और पी को हमने शिफ्ट कर दिया है टुवर्ड्स राइट। ठीक है, तो आपको पता है कि चार्ल्स लॉ में प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है और आर पहले से ही कांस्टेंट है। तीन कांस्टेंट कौन कौन से हैं, कैपिटल आर है, एन है और पी है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमने इनको एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया के, और कैपिटल टी चूँकि कांस्टेंट नहीं है वो वैसे ही आएगा। तो इक्वेशन रिड्यूस होकर क्या हो जाएगी, v इज़ इक्वल टू के टी, और ये इक्वेशन बन जाएगी चार्ल्स लॉ की। फिर हमने बनानी है एवोगैड्रोस लॉ की। एवोगैड्रोस लॉ में भी हम इसी तरह से देखेंगे कि आर तो पहले से ही कांस्टेंट है। हमने एवोगैड्रोस लॉ में किसको कांस्टेंट करना है, प्रेशर को और टेम्परेचर को। प्रेशर भी कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया, तो फिर कौन सी चीज़ है जो कांस्टेंट नहीं हो रही यहाँ पर, वो है एन। गुड। अब यहाँ पे देखें एन जो हमारे पास है ये कांस्टेंट नहीं है, बाकी आर टी और पी कांस्टेंट है, तो हम इनकी जगह पे एक और कांस्टेंट के लिख सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन रिड्यूस होकर क्या आएगी, v इज़ इक्वल टू के एन, और ये किसकी इक्वेशन बनती है, ये एवोगैड्रोस लॉ की बनती है। अच्छा गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास जनरल गैस इक्वेशन यहाँ पर क्या थी, जो भी हमने ऊपर डिस्कस किए, पी वी इज़ इक्वल टू एन आर और टी। ये जो आपके पास है ना, अगर हम n की क्वांटिटी n जो है अगर हम उसको 1 मोल ले लें तो आपको पता है जब हम n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो इक्वेशन रिड्यूस होकर क्या हो जाएगी, पी वी इज़ इक्वल टू आर टी, या अगर हम इसको रीअरेंज करें तो पी वी ओवर टी इज़ इक्वल टू आर। ठीक है ना, समझ आ रही है ना, पी वी ओवर टी कैसे आया कि हमने ये जो इक्वेशन है पी वी इज़ इक्वल टू आर टी, पी वी इज़ इक्वल टू आर टी, हमने सिंपली क्या करना है, इस टी को यहाँ पे शिफ्ट करना है। अब टी चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो पी वी ओवर टी इज़ इक्वल टू आर हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। उसके बाद हमने क्या करना है, जो अब हमें इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है कि जो रेशो ऑफ पी वी टू टी, यानी कि अगर हमने जो रेशो लिया था ना पी वी ओवर टी, इसको हम क्या कह रहे हैं, इट इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी, और कांस्टेंट क्वांटिटी कौन सी वाली है, आर है। अगर हम कंडीशंस लगाएं तो क्या होगा, ये तो आर तो पहले से क्या है, कांस्टेंट है, पी तो कांस्टेंट नहीं है, वी भी कांस्टेंट नहीं है और टी भी कांस्टेंट नहीं है। तो हमारे पास जो कंडीशंस, पहली कंडीशन लगाएंगे तो क्या होगा, पी के साथ आएगा 1, वी के साथ आएगा 1, टी के साथ आएगा 1। दूसरी कंडीशन लगाएंगे तो पी के साथ आएगा 2, वी के साथ आएगा 2 और टी के साथ भी क्या आएगा 2।
इज़ इक्वल टू आर। अब इन दोनों इक्वेशन के अंदर हम देखें तो हमारी जो राइट हैंड साइड है वो दोनों यहाँ पे यानी कि एक तरफ ये भी आर है और दूसरी तरफ क्या है, आर है। ये दोनों अगर सेम है तो इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। इक्वेशन को हम किस तरह से लिखेंगे, इक्वेशन को हम लिखेंगे P1 V1 ओवर T1 इज़ इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। ठीक हो गया। यहाँ तक आपने जनरल गैस इक्वेशन कर ली। स्टार्ट आपने कैसे लेना है जनरल गैस इक्वेशन का, पहले आपने बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ की रिलेशनशिप बताने हैं। उन रिलेशनशिप से आपने नया रिलेशनशिप निकालना है, वो जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला रिलेशनशिप, उससे हमने इक्वेशन बना ली। इस इक्वेशन से हमने पहला ये काम करना है कि इस इक्वेशन से हमने फिर बॉयज़ लॉ की इक्वेशन बनानी है, चार्ल्स लॉ की, एवोगाड्रोस लॉ की। उसके बाद हमने इसको 1 मोल के लिए ले लेना है और 1 मोल के लिए लास्ट में हमने क्या कर देना है, कंडीशन लगा देनी है। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है। अच्छा गर्ल्स, आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है कि आपके मैसेजेस मुझे पर्सनल नंबर पे बार बार आ रहे हैं कि हमें जी 2 ही लेक्चर अभी तक रिसीव हुए हैं। तो हमारे अभी तक केमिस्ट्री के फ़र्स्ट ईयर के 2 लेक्चर ही जो है अपलोड हुए हैं। केमिस्ट्री का ये 3rd लेक्चर है जो अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा। आपके वीक में जो एटलीस्ट 3 लेक्चर्स तो आएंगे, हो सकता है इससे ज़्यादा लेक्चर भी आ जाए। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना। जिस तरह आप क्लास में या कॉलेज में आते थे ऑल्टरनेट डेज़ पे, आपने ये ख्याल रखना है कि जो आपका कॉलेज में वर्किंग डे है उस डे पे आपको लेक्चर रिसीव हुआ है या नहीं। अगर हो गया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा तो फिर आपने ज़रूर मुझे इन्फॉर्म करना है कि आपको रिसीव नहीं हुआ, खुल नहीं रहा, या जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं या समझ नहीं आ रहा, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, वो भी पूछना है। और दूसरी बात ये है कि आपको अगर ये अदर दैन योर रूटीन वर्किंग डे, यानी जैसे मंडे को आपका डे नहीं बनता कॉलेज में और आप आती हैं, आप नहीं आती, ठीक है ना, अगर आपको उसमें भी लेक्चर आ गया है तो वो आपका एडिशनल लेक्चर होगा। ठीक है ना, यानी 3 तो आपके आने हैं ना, हो सकते हो वो आपके उस वीक का 4th लेक्चर हो। और इसी तरह से अगर आपका जो है वेडनेसडे को लेक्चर आ गया तो परेशानी होना, वो आपका एडिशनल लेक्चर जो है वो काउंट होगा। वर्किंग डे में जो आपके हैं वो तो लेक्चर आने ही आने, आपके एडिशनल लेक्चर भी आने। ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।